ओके तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, आप ये 2 वीडियो में देख सकते हैं ना, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। आज हम इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये हमको लिस्ट दे रखी है और हमको इसका फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, देखो इसका फर्स्ट जो है वो क्या है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं, हमने आपको क्रॉप की डेफिनेशन में बात करी थी कि क्रॉप की डेफिनेशन ही क्या होती है, सेम ऑफ काइंड ऑफ प्लांट है ना, एक फील्ड में एक ही तरीके के बहुत सारे प्लांट लार्ज स्केल पर ग्रो कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये बी क्या दे रखा है, बी पूछ रखा है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। ठीक है, और हमने बोला था ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप भी होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या पूछ रखा है, बी तो ये हो गया। अब हमारे पास सी क्या है, डैमेज सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तो डैमेज सीड क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो हॉलो रहते हैं अंदर से। ये पूरा हमने चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या पूछ रखा है, डी ऑप्शन दैट इज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो सनलाइट के साथ साथ ही क्या रिक्वायर्ड रहता है, वाटर। ठीक है, और वाटर के साथ साथ ही क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्योंकि हमको सॉइल से मिलते हैं, तो ये वाली ब्लैंक पे न्यूट्रिएंट्स आएगा, आर एसेंशियल। ठीक है, तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो देखो यहाँ पे ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। ठीक है, जिसमें पूछ रखा है खरीफ क्रॉप। बेसिकली खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, तो मैंने आपको बताया था जो रेनी सीजन में जो सो करते हैं, है ना, जिनको सो करते हैं वो क्या आती हैं, खरीफ क्रॉप होती है। और इनका एग्जाम्पल हमने पढ़ा ही था, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल होते हैं पैडी एंड मेज। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट वाला उसको हम किससे मैच कर देंगे, पैडी एंड मेज से। रबी क्रॉप जो होती है वो क्या होती है, तो रबी क्रॉप आर दोज क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन्स। और विंटर सीजन्स में कौन सी ग्रो करती है हमारे पास क्रॉप, तो ये जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वीट, ग्राम एंड टी। ठीक है, ये रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। तो सेकेंड का ई हो गया और हमारे पास फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल मैंने आज सुबह आपको याद कराए, दैट इज यूरिया, है ना, सल्फर फॉस्फेट। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK एक तो होता ही है, और S, ये जो है इसेंशियली आपको फर्टिलाइजर्स के रूप में मिलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर कौन से होते हैं, जो एनिमल एक्सक्रीटा दैट इज काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट से ऑब्टेन होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि गिव द 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, है ना, खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल दो और रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल दो। तो देखो ये वाले अभी मैंने ये वाला जो क्वेश्चन कराया उसमें हम याद करके आ रहे कि खरीफ क्रॉप के क्या एग्जाम्पल होता है, पैडी एंड मेज, और रबी क्रॉप के कौन से होते हैं, वीट, ग्राम एंड पी। तो बस इसमें से आप 2 याद कर लो और उनको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछे कि खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल बताओ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो सबसे पहले हमको कौन पे पैराग्राफ पूछ रखा है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले वाले चैप्टर में बताया, पहले वाले क्वेश्चन में भी, कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चर का। ठीक है, इट इज डन बाय लूजनिंग ऑफ सॉइल। यहाँ पे क्या होगा, सॉइल को लूज करेंगे। ठीक है, टू इनेबल द ग्रोथ टू पेनिट्रेट डीपली इन द सॉइल, जिससे कि क्या होगा, लूज हो जाएगी अगर सॉइल, तो हमारे पास रूट जो है वो डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगी सॉइल के अंदर, एंड कैन ब्रीथ इजीली। इसी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो रूट है वो इजीली ब्रेथ कर पाएंगी। ठीक है,
और यही क्या अलाउ करेगा, दिस अलाउज ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब. इट ऑल्सो ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच लेयर ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल विच इज इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी रोटेशन होता है और इससे क्या होता है, जो हमारे पास ऊपर की लेयर रहती है वो जो है वो क्या हो जाएंगी, अब नीचे वाली ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली नीचे चले जाएंगी. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, रिच लेयर कहाँ आ जाएगी, टॉप ऑफ द सॉइल पे आ जाएगी. नेक्स्ट जो है दैट इज सोइंग. सोइंग पे हमको बोला है कि हमको एक पैराग्राफ लिखना है. तो सोइंग क्या है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्रॉप प्रोडक्शन. फर्स्ट healthy seeds are selected. After selecting the healthy seed, sowing is done and traditional method is done by traditional method और seed drill method. तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि सोइंग क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना क्रॉप प्रोडक्शन में. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हेल्दी सीड्स को जो है फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हेल्दी सीड को फाइंड करने के बाद उसको सो करेंगे इन द सॉइल, है ना, बाय द ट्रेडिशनल मेथड या फिर सीड ड्रिल मेथड. ठीक है ना. नेक्स्ट क्या हो गया, ये वाला भी हमारे पास क्वेश्चन हो गया. ठीक है, आप इन सब को अपनी एक नोटबुक में नोट कर लेना और आप क्वेश्चन जब भी लिखोगे ना तो ये इसी लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि ये आपकी बुक की लैंग्वेज भी है और ये ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज भी है. ठीक है, इसीलिए आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रखा है वीडिंग पे पैराग्राफ बताना है. तो वीडिंग के ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको मालूम होगा वीड क्या होता है, अनडिजायरेबल प्लांट जो हमारे पास हमारे डिजायर्ड क्रॉप के साथ आ जाते हैं और उसको रिमूव करने की प्रोसेस क्या थी हमारे पास, वीडिंग. तो हमको स्टार्ट ही कहाँ से करना है, स्टार्ट ही उस टाइप से करो कि आपकी डेफिनेशन आए और आपको मतलब आपको नॉलेज है इस चीज़ का पता चल जाए. ठीक है, रिमूवल ऑफ अननेसेसरी की जगह आप क्या लिख सकते हो, अनडिजायरेबल भी लिख सकते हो. ठीक है, अनडिजायरेबल प्लांट फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड एज वीडिंग. ठीक है, तो अनडिजायरेबल प्लांट को फील्ड से रिमूव करना है, उसको क्या कहलाएगा, वीडिंग कहलाएगा. ठीक है, इट इज़ नेसेसरी बिकॉज दे कम्पीट विद द प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट, सनलाइट, स्पेस एंड वाटर एक्सेट्रा विच रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ डिजायरेबल प्लांट. ठीक है, तो ये किससे कम्पीट कर रहा है, स्पेस, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स से. ठीक है, और वीडिंग कैन बी डन ईदर बाय फिजिकली और बाय यूजिंग वीडीसाइड. ठीक है, फिजिकली भी कर सकते हैं और वीडीसाइड का अगर आपको याद हो तो आज ही मैंने शुरू बताया है कि 2,4-D यूज़ होता है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो वीडीसाइड लाइक 2,4-D आर यूज. ठीक है, तो इस तरीके से ये पैराग्राफ भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इस टॉपिक का भी ना. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ हमारे पास है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है, तो सेपरेशन ऑफ चाफ मैंने आपको सुबह बताया था कि जो कचरा जो रहता है वो निकलता है, तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ चाफ फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. ठीक है, और उसको ही क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं. इट कैन बी डन ईदर बाय मशीन कॉल्ड एज कंबाइन में बताया था ना कि कंबाइन में क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग भी हो रही है ना, और थ्रेशिंग भी हो रही है. तो विच इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर लिख देना थ्रेशिंग की जगह. ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी डन विनोइंग जो हम हवा ब्लो करते हैं, वेयर द ब्लो ऑफ एयर इज यूज टू सेपरेट द चाफ फ्रॉम द क्रॉप. तो थ्रेशिंग भी पूरा हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रखा है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. फर्टिलाइजर और मैन्योर, ये देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला था इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है आपके टेस्ट वगैरह में और आपके एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, तो ये ध्यान से एकदम पढ़ लो. ठीक है, अब देखो फर्टिलाइजर्स का और मैन्योर का डिफरेंस लिखने के लिए सबसे पहले तो ऐसा कॉलम बना लेना. ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजर्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ठीक है, फर्टिलाइजर्स कैसे सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. वही मैन्योर क्या है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये. ओके, क्योंकि ये हम नेचुरल चीज़ों से बना रहे हैं और ये इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होती हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, दे आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. ठीक है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर हो रहे. ठीक है, दे आर प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट. है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है प्लांट और एनिमल वेस्ट का. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. तो ये कहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हैं, फैक्ट्रीज में, और ये ओपन फील्ड में, है ना, ओपन पिट वगैरह में. मैंने सुबह बताया था आपको कि ओपन पिट में फील्ड में हम किसको प्रिपेयर करते हैं, तो मैन्योर को प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, अब ये क्या है, रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट. अब इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और रिलेटिवली लेस प्लांट न्यूट्रिएंट किस में होते हैं, मैन्योर में. ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल. ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करेंगे फर्टिलाइजर्स. वहीं ये जो है हमारे पास
मैन्योर, ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, सॉइल की कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह को भी इंक्रीज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इरिगेशन एंड डिस्क्राइब द टू मेथड विच कंजर्व वाटर। ठीक है, तो अब आपको याद हो कि मैंने दो मेथड बताई थी ना, जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं थी, मॉडर्न मेथड थी। तो वही मॉडर्न मेथड ही तो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग भी समझो और इसको किस तरीके से लिखना है ये भी सारी चीजें समझो। देखो अब यहाँ पूछ रखा है द सप्लाई ऑफ वाटर, है ना। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड एज इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, वाटर सप्लाई करना क्रॉप को एट रेगुलर इंटरवल। मेथड विच कंजर्व वाटर आर, यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि मॉडर्न मेथड्स आर द मेथड्स विच कंजर्व द वाटर, है ना। उसके बाद फिर लिख लेना, फर्स्ट क्या है, ड्रिप इरिगेशन, वाटर इज प्रोवाइडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली टू द रूट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन। और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या हो जाएगा, दिस इज यूज इन अनइवन लैंड where water is not sufficient, here water gets sprinkled on the crop as if it is raining, ठीक है। ये जो हो गया हमारे पास सी वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन what will happen, discuss। तो अगर wheat को हम खरीफ सीजन में ग्रो कर देंगे तो फिर क्या होगा। देखो आपको याद हो तो मैंने बताया था, पहेली क्या बोल रही थी कि वाटर पैडी और वीट को हम ग्रो ही नहीं कर सकते क्योंकि उनको पैडी को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं इन राबी सीजन। और उसका ही उल्टा करके इन्होंने क्वेश्चन पूछे है कि वीट को हम खरीफ सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। Wheat crop may be destroyed if grown in the Kharif season because unfavorable temperature, pests, etc. Therefore, it is advised not to grow wheat in Kharif season. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल टेम्परेचर हो जाएगा, उसके लिए रेनफॉल वगैरह भी अलग होगी, बिल्कुल सीजनल अलग होंगे, ठीक है। और पेस्ट वगैरह से वो प्रिवेंट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम वीट को खारिफ सीजन में ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। अब थैंक यू।